वेलकम टू एवरीवन। स्वागत है आप सभी लोगों का इस इम्पोर्टेंट सेशन में। इस वीडियो में यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए ज्योग्राफी भूगोल से रिलेटेड 10 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ का डिस्कशन किया जाएगा। यह टेस्ट नंबर 3 है। यदि आपने टेस्ट 1 और 2 नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 है, आइसोटापिन शब्द का प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन ए है अगस्ट लॉस, ऑप्शन बी है हुवर, ऑप्शन सी है वेबर और ऑप्शन डी है डेविस। इस क्वेश्चन में बताना है कि आइसोटापिन शब्द का प्रयोग किसने किया था। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी वेबर। आइसोटापिन शब्द का प्रयोग वेबर ने किया था। अल्फ्रेड वेबर ने अपने औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत में समान संपूर्ण परिवहन लागत वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा के लिए आइसोटापिन शब्द का प्रयोग किया था। वेबर एक जर्मन अर्थशास्त्री थे। इन्होंने औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत का प्रतिपादन अपनी पुस्तक अबरडेन स्टैंडर्ड डर इंडस्ट्रीज में किया था। वेबर का औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत वर्ष 1909 में जर्मन भाषा में प्रकाशित हुआ तथा इसका अंग्रेजी अनुवाद वर्ष 1929 में किया गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, विश्व के कृषि प्रदेशों के सीमांकन में डी विट्रिसी ने निम्नलिखित कारकों में किसका प्रयोग नहीं किया था? ऑप्शन ए है फसलों और पशुओं का सहसंबंध, ऑप्शन बी है भूस्वामित्व एवं भूधृति, ऑप्शन सी है भूमि उपयोग गहनता, ऑप्शन सी है कृषि यंत्रीकरण की विधि एवं मात्रा। इस क्वेश्चन में बताना है कि डी विट्रिसी ने कृषि प्रदेशों के सीमांकन में किस कारक का प्रयोग नहीं किया था? तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी भूस्वामित्व एवं भूधृति। विट्रिसी ने कृषि प्रदेशों के सीमांकन में भूस्वामित्व एवं भूधृति कारक का प्रयोग नहीं किया था। इस क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं। तो देखिए डी विट्रिसी ने 5 मुख्य कारकों का प्रयोग किया। पहला है फसलों और पशुओं का सहसंबंध, सेकंड है भूमि उपयोग गहनता, थर्ड है कृषि उपज का प्रसंस्करण और विपणन, फोर्थ है कृषि यंत्रीकरण की विधियां एवं मात्रा, और फिफ्थ है इमारतों और कृषि से जुड़े अन्य संरचनाओं के प्रकार। डी विट्रिसी ने 1936 में विश्व को 13 प्रमुख कृषि प्रदेशों में विभाजित किया है। ये हैं जलवासी पशुचारण, पशुपालन, आदिम स्थानबद्ध कृषि, स्थानांतरित कृषि, गहन जीविका कृषि चावल प्रधान, गहन जीविका कृषि चावल विहीन, वाणिज्यिक रोपण कृषि, भूमध्य सागरीय कृषि, वाणिज्यिक अन्न कृषि, वाणिज्यिक पशु एवं फसल कृषि, जीविकोपार्जी फसल एवं पशु कृषि, वाणिज्यिक डेयरी कृषि, विशिष्ट उद्यान कृषि। क्वेश्चन नंबर 3 है, पनामा नहर जोड़ती है। ऑप्शन ए है अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर को, ऑप्शन बी है कैरेबियन सागर और मैक्सिको की खाड़ी को, ऑप्शन सी है प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को, और ऑप्शन डी है प्रशांत महासागर और हिंद महासागर को। इस क्वेश्चन में बताना है कि पनामा नहर किसको जोड़ती है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को।
पनामा नहर प्रशांत महासागर तथा अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन भूगोल का प्रमुख चिंतन फलक पैराडाइम कभी नहीं था? ऑप्शन ए है भूतल का विवरण, ऑप्शन बी है प्रकृति मानव अंतर संबंध, ऑप्शन सी है औपनिवेशीकरण एवं नगरीकरण और ऑप्शन डी है क्षेत्रीय विभेदीकरण। इस क्वेश्चन में बताना है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन भूगोल का प्रमुख चिंतन फलक पैराडाइम कभी नहीं था। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी औपनिवेशीकरण एवं नगरीकरण। भूगोल के प्रमुख चिंतन फलक पैराडाइम 3 थे, भूतल का विवरण, पर्यावरण और क्षेत्रीयता। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रवसन माइग्रेशन से संबंधित गतिशीलता संक्रमण मॉडल निम्न में से किस विद्वान ने दिया था? ऑप्शन ए है ईजी रेवेंस्टीन, ऑप्शन बी है जेलेंस्की, ऑप्शन सी है एवरेस्ट ली और ऑप्शन डी है बोरो। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी जेलेंस्की। प्रवसन से संबंधित गतिशीलता संक्रमण मॉडल जेलेंस्की ने दिया। इनके अनुसार प्रवास के मॉडल एवं जनसांख्यिकीय मॉडल के बीच समानता पाई जाती है। प्रवास संबंधी नियम लॉज ऑफ माइग्रेशन का निर्धारण सर्वप्रथम रेवेंस्टीन द्वारा किया गया था। प्रवास से संबंधित अन्य सिद्धांत हैं, गुरुत्व मॉडल रेली ने दिया था, न्यूनतम प्रयास सिद्धांत जिफ ने दिया था और अंतरालयी अवसर सिद्धांत स्टाफर ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किस भूगोलवेत्ता ने कहा है कि मानव पृथ्वी की उपज है? ऑप्शन ए है हंटिंगटन, ऑप्शन बी है टेलर, ऑप्शन सी है ईसा बुमेन और ऑप्शन डी है सैंपल। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी सैंपल। सैंपल ने कहा है कि पृथ्वी की मानव पृथ्वी की उपज है। मनुष्य पृथ्वी की उपज है, यह कथन एलन चर्चिल सैंपल का था। वो एक निश्चयवादी भूगोलवेत्ता थी। क्वेश्चन नंबर 7 है, गंगा का डेल्टा निम्न में से किस प्रकार के डेल्टा का उदाहरण है? ऑप्शन ए है पक्षी पंजा डेल्टा, ऑप्शन बी है ज्वारनदमुख डेल्टा, ऑप्शन सी है चापाकार डेल्टा और ऑप्शन डी है रुंडिट डेल्टा। इस क्वेश्चन में बताना है कि गंगा का डेल्टा निम्न में से किस प्रकार के डेल्टा का उदाहरण है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी चापाकार डेल्टा। गंगा का डेल्टा चापाकार डेल्टा का उदाहरण है। गंगा के डेल्टा को गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा भी कहा जाता है। यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र होने के कारण इसे ग्रीन डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा चापाकार डेल्टा का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 8 है, पोल्डर मैदान पाए जाते हैं। ऑप्शन ए है नीदरलैंड्स में, ऑप्शन बी है गंगा के मैदानी भाग में, ऑप्शन सी है श्रीलंका में, ऑप्शन डी है अंटार्कटिका में। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए नीदरलैंड में। पोल्डर मैदान नीदरलैंड में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, कोल शब्द संबंधित है।
ऑप्शन ए है नदियों से, ऑप्शन बी है ग्लेशियरों से, ऑप्शन सी है भूमिगत जल से और ऑप्शन डी है समुद्र की लहरों से। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी ग्लेशियरों से। कोल शब्द ग्लेशियरों से संबंधित है। दो पर्वतों के बीच कटक का सबसे निचला स्थान कौल कहलाता है। ये ग्लेशियरों द्वारा लाखों वर्षों में काटकर बनाई एक स्थलाकृति होती है। क्वेश्चन नंबर 10 है और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। विक्षेप बल कोरियालिस फोर्स उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए है वायु दाब के अंतर से, ऑप्शन बी है पृथ्वी के परिभ्रमण से, ऑप्शन सी है तापमान के अंतर से और ऑप्शन डी है उच्चावचीय विषमता से। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी पृथ्वी के परिभ्रमण से। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी पृथ्वी के परिभ्रमण से। कोरियालिस बल पृथ्वी के परिभ्रमण से उत्पन्न होता है। तो ये थे आज के 10 इम्पॉर्टेंट MCQs।